Hello student, welcome to chemistry class. Student, as you know that we are solving board paper questions, and you know that in second term you have to give written exam and there will be 2 marks, 3 marks, 4 marks, 5 marks question of the written. In yesterday class I gave you a question FeCN6 minus 4 and FeH2O whole 6 2 plus are the different color in the dilute solution. इनके डिफरेंट कलर डाइल्यूट सॉल्यूशन में आते हैं. आई होप आप लोगों ने किया होगा, कोशिश किया कि नहीं, बोलिए. आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश की. क्यों ऐसा होता है? हमने बताया कि अगर ये जानना है कि कोई कलर दे रहा है, कोई कलर देगा नहीं देगा, ठीक है. अगर किसी क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि एक कॉम्प्लेक्स ग्रीन कलर देता है, एक कलरलेस है, तो वहाँ तो पता करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही पता लग गया कि जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो कलर दे रहा है उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो एक पर्टिकुलर विजिबल रीजन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके वो कलर दे रहा है. लेकिन जिसको बोला कलरलेस है, तो इसका मतलब है कि वो उसके अंदर सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए वो कलरलेस है. लेकिन अगर कहीं बोल रहा है कि इन दोनों के कलर डिफरेंट आते हैं, अब डिफरेंट आते हैं, पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे हम पता करेंगे? जैसे इस क्वेश्चन में इसमें बोला गया है, ठीक है, कैसे पता करेंगे? इसके लिए भी एक सिंपल तरीका है. हमें बस याद है कि हम लोगों ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ा था. क्या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वीक फील्ड लिगेंड. ओके, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड. और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे. क्या होंगे? पेयर्ड हो जाएंगे. और वीक फील्ड लिगेंड होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड नहीं होंगे, वो अनपेयर्ड रहेंगे. तो ऐसे केस में जहाँ पे पेयर्ड हो गए, जहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जहाँ पेयर्ड हो गए, तो वहाँ पे तो कलर नहीं आएगा, वो कलरलेस होगा. लेकिन जहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड होगा वहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कलर ज़रूर मिलेगा. इस चीज़ को जानना है तो एक तरीका है कि अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड को याद कर लें, कौन कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं, कौन कौन से वीक फील्ड लिगेंड हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके देख लें. लेकिन किसी न किसी केस में किसी न किसी तरीके से हमें वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को याद रखना पड़ेगा, तब जाकर के हम ऐसे क्वेश्चन को लिख पाएंगे. वैसे यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, सिंस CN cyanide ion is strong field ligand, strong field ligand, and there will be pairing of neutron, pairing of इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, एंड there will be no color, no color of complex.
कॉम्प्लेक्स का कोई भी कलर नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स का कोई भी कलर नहीं होगा। therefore FeCN6 will be colorless. FeCN6 will be colorless. ओके, अब H2O क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। सिंस H2O is weak field ligand, therefore there will be unpaired electron, unpaired electron. So it will impart color, it will impart color. इसको इरेज कर लेते हैं। It will impart color, by absorption of particular radiation, एक पर्टिकुलर रेडिएशन का जो है कि कलर विजिबल रीजन में दिखाई देगा। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हैं, एकदम सिंपल है। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड याद रहेगा तो कलर वाले क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर आएगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर नहीं आएगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कलर नहीं मिलेगा और वीक फील्ड लिगेंड है तो कलर मिलेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 का ये क्वेश्चन है। हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड? हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड? हाउ मेनी आयंस are produced? How many ions are produced from the complex CONH3, okay, 6Cl2 in a solution, It is asked in question 2016 in sample paper। किसमें पूछा है? सैम्पल पेपर में। अब इसको कैसे पता करेंगे? हमने बताया कि कॉम्प्लेक्स में दो चीज़ें होती हैं, कैटायन और एनायन, एक काउंटर आयन, एक कॉम्प्लेक्स आयन।
काउंटर आयन लेफ्ट साइड में है तो एनायन होगा, काउंटर आयन राइट साइड में है तो कैटायन होगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, क्वेश्चन पूछा कितने आयंस होंगे, और हमने बताया था कि एक्वस सॉल्यूशन में जो आयंस होते हैं दे नेवर completely डिसोसिएट एंड नेवर लूज देयर आइडेंटिटी। ओके, ये कभी डिसोसिएट नहीं होते हैं और कभी भी अपनी आइडेंटिटी को लूज़ नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? लूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें पता करना है कि कितने आयन हैं तो हम इसको डिसोसिएट करेंगे एक्वस सॉल्यूशन में, तो हम देखेंगे कि कुल मिलाकर के 3 आयंस आएंगे। क्या क्या होगा? CuNH3O6 ओके +2 and 2Cl minus, then total number of ion will be 3। टोटल नंबर ऑफ आयन क्या होंगे? 3। कितना सिंपल है, वेरी इजी, बहुत बहुत इजी है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, IUPAC वाले नेमिंग हम लोगों ने कर लिया था, और अब इसके बाद हम लोग जो है कि जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, उनको देखेंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ज़्यादातर नेम्ड रिएक्शन मिलते हैं, और आइसोमेरिज्म तो चैप्टर से हट गया है, तो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना नहीं है, ठीक है। आइसोमेरिज्म वैसे भी हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, एक 2 नंबर का क्वेश्चन है, फॉरेन में 2013 में पूछा हुआ है, तो उसको देख लेते हैं। स्टेट द रीजन फॉर द फॉलोइंग। स्टेट द रीजन फॉर द फॉलोइंग। State the reason for the following, reason for the following। इनके लिए रीज़न बताना है। हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हमारा होगा, सॉरी, क्वेश्चन पहले 1 पहला है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज स्ट्रॉन्गर, CO इज स्ट्रॉन्गर लिगेंड, और कॉम्प्लेक्सिंग रीजन, ऐसे ही पूछ सकता है, कॉम्प्लेक्सिंग reagent than NH3, and second one is the molecular shape of the of NiCO4 is different from is not same
like NiCN4, ओके, NiCN4-2। यहाँ पे दो चीज़ें दी हैं। एक तो कहा जा रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज स्ट्रॉन्गर लिगेंड और स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्सिंग reagent than the NH3, ओके। दूसरा है कि दो कॉम्प्लेक्स दिए हैं जिसमें लिगेंड के नंबर सेम है मगर उनके शेप सेम नहीं आ रहे। अब इस चीज़ को हम कैसे पता करेंगे, क्या होगा, किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। पहला वाला जो हमारा है क्वेश्चन, CO इज स्ट्रॉन्गर लिगेंड कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट दैन द NH3, ठीक है। तो हमने जब कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ाया था, यानी कार्बोनिल कंपाउंड मीन्स मेटल कार्बोनिल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो उसमें हम बताए थे कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है सिनर्जिक बॉन्ड बनाता है। सिनर्जिक बॉन्ड की वजह से कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाता है। सिनर्जिक बॉन्ड में क्या होता है कि एक बॉन्ड लिगेंड टू मेटल बनता है और दूसरा बॉन्ड मेटल टू लिगेंड बनता है। तो जो बॉन्ड मेटल टू लिगेंड बनता है वो हमारा सिनर्जिक बॉन्ड है। यही वजह है जो पाई बॉन्डिंग करता है कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल के साथ, जो सेकेंड बॉन्ड मेटल टू कार्बोनिल ग्रुप बनता है, उसको हम, इसकी वजह से हम इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहते हैं। जबकि अमोनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई भी पाई बॉन्डिंग मेटल टू अमोनिया नहीं होती है। इसी वजह से अमोनिया क्या है, वीक फील्ड है और वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है। एक बार फिर से बता देते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग रिएजेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है पाई बॉन्डिंग विथ मेटल करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड में के थ्रू जो है बैक बॉन्डिंग होती है। एक बॉन्ड कार्बन मोनोऑक्साइड टू मेटल बनता है जिसको लिगेंड बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। दूसरा बॉन्ड जो है कि वो मेटल टू कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो एक पाई बॉन्ड की तरह से होता है क्योंकि p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। इस तरह से डबल बॉन्ड बन जाता है मेटल और लिगेंड के बीच में। इस वजह से जो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्गर है अमोनिया के कंपैरिजन में, ठीक है। अमोनिया के कंपैरिजन में क्या है, स्ट्रॉन्गर है। आई होप ये बात समझ आ गई होगी। चलिए अच्छा, अगर कहते हैं तो लिख देते हैं इसको हम, ओके। नीचे का मॉलिक्यूल याद रखिए। दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड वाले कॉम्प्लेक्स के शेप डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म पाई बॉन्ड as well as sigma bond with metal। दो बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ, इसलिए अब भाई डबल बॉन्ड तो स्ट्रांग होगा। डबल बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। वेयर एज अमोनिया फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड
विथ मेटल, विथ मेटल, मेटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, मेटल के साथ केवल सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो अब ये जानते हैं कि डबल बॉन्ड इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। तो ये क्लियर हो गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों स्ट्रॉन्गर है इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू अमोनिया। अब हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। सेकंड वाले क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं कि किसका शेप कैसा होता है, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि कार्बन मोनोऑक्साइड वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसका डिफरेंट शेप होता है निकल के साथ। पहला कॉम्प्लेक्स का NiCO4, इसका जो सेकंड वाला आंसर, इसका शेप अलग आता है। इसका शेप आता है sp3 टेट्राहेड्रल, ठीक है। अभी कैसे sp3 टेट्राहेड्रल आता है, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे Ni, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3d8 4s2, 3d8 4s2। अब इसमें अगर हम देखें तो D में जो है कितने इलेक्ट्रॉन है, ये दिख नहीं रहा, थोड़ा इसको इधर से बनाते हैं। Ni ऑक्सीडेशन नंबर 0, 3d8 4s2, तो यहाँ पे ये हमारा 3d है, ये 4s है, ये 4p है। अब इस D में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आई बात समझ में। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर हम यहाँ पे NiCO4 बनाते हैं, होल 4, ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड साइनाइड के कंपैरिजन में इतना स्टेबल नहीं है। पहले एक चीज़ और देखिए, यहाँ छूट गया, 1 3d/2 4s2 है। अब ये इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर पेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जब हमारा आने वाला होगा लिगेंड, तो उस केस में ऑर्बिटल खाली रहेंगे, ऑर्बिटल खाली रहेंगे। तो अब ये सब भी पूरे भर गए, पेयरिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई, ठीक है। हमारे पास अवेलेबल ऑर्बिटल कितने बचे, 4। यहाँ पे CO लग गया, तो यहाँ पे S का 1 और P का 3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। क्या हो गया? सिमिलरली अगर हम सेकंड बनाते हैं, यहाँ पे sp3 समझ में आ गया कितना स्ट्रॉन्ग है कि पेयरिंग करा दिया,
पेयरिंग कराने के बाद 4 आगे के ऑर्बिटल खाली बचे, तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे साइनाइड आयन ले लेते हैं CN, ठीक है, क्या ले लेते हैं CN, तो ऐसे केस में जो हमारा 8 इलेक्ट्रॉन है, बस ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आएगा और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। ठीक है, और इस केस में यहाँ पे CN एक आएगा, CN एक आएगा और CN एक आएगा और CN एक यहाँ आएगा। ठीक है, दोनों में समझ आई बात। यहाँ पे जो S का इलेक्ट्रॉन है वो बाहर चला गया, सॉरी, अब यहाँ पे हमारा यहाँ पे 2 माइनस था, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए। अगर हमने न्यूट्रल के लिए बनाया था, अभी हमने न्यूट्रल के लिए बनाया था, अभी सपोज यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे हमारा जो लिखिल होगा Ni2+, ये 3D840 हो जाएगा, 4s0, तो उस केस में एक खाली हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे केस में हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा। ये टेट्राहेड्रल है, ये स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर। एक बार फटाफट फिर से बता देते हैं। कोबाल्ट के केस, कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 3D8 था, इसने पूरे को पेयरिंग करा दिया, S के इलेक्ट्रॉन को इधर ला दिया, तो उस कारण आगे वाले ऑर्बिटल केवल खाली थे 4s और 4p के, तो हाइब्रिडाइजेशन वहाँ sp3 हो गया। लेकिन अब हमारा लिगेंड बदल गया, CN हो गया, इसके ऊपर -2 हो गए, अब यहाँ पे DsP2 हो जाएगा और शेप यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। अब ऐसे में यहाँ पे निकिल के ऊपर +2 चार्ज आएगा, क्या आएगा, +2 चार्ज आएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए, यानी कि अगर हम इसका बनाएंगे तो 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तब उस केस में क्या होगा, ये ऑलरेडी पेयर्ड है, अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो CN एक इसमें जाएगा, एक इसमें जाएगा, 2 इसमें जाएगा, और इस तरह से यहाँ पे DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा। कल की क्लास में और भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कोऑर्डिनेशन से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।